हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स में यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैंने आपको टोटल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। और जैसा कि आप सभी के लिए वो सारे क्वेश्चन नए नए थे, जिनका सॉल्यूशन करने भी आपको नहीं आता होगा, और अगर भी आपको आता भी होगा तो किसी किसी बच्चों को उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फॉर्मूला नहीं आता था। तो कुछ बच्चों ने, और उसी वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि वो सारा क्वेश्चन किस किस फॉर्मूला से बनेगा, वो एकदम सीरियल वाइज मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जैसे क्वेश्चन देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है, बस लगाइए वो फॉर्मूला, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको सारा इस वीडियो में खाली फॉर्मूला बताने आया हूँ। तो चलिए शुरू से लेकर फॉर्मूला को शुरुआत करते हैं। तो आप वीडियो में एकदम अंत तक जरूर बने रहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, ये जो यूनिट 3 है ना, इसमें आपका जो दो हिस्सा है। ठीक है, एक आपको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक पढ़ना है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन। ठीक है, एक टेंडेंसी पढ़ना है, एक डिस्पर्सन पढ़ना है। ये आप लोगों को सिलेबस पता है। तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल बच्चे समझ नहीं पाते कि ये जो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ये सब पढ़ते तो है, ये कटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पढ़ते तो, लेकिन उन लोग को एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं पता रहता है कि ये सब जो है ये आया कहाँ से है ना, ये किसके अंदर में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, ओवरव्यू, कि ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में देखिए ये 3 गो हिस्सा आता है। जितना भी आप लोग एवरेज मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन निकालते हैं या फिर मोड निकालते हैं, ये जो है ना, ये आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आता है। ठीक है, और कुछ नहीं आपको जानना। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन के अंदर में ये 4 चीज़ आता है, रेंज, कटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपका डिस्पर्सन के अंदर में आता है। मीन, मीडियन, मोड वो आपका टेंडेंसी के अंदर में आता है। हो गया क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। आप मान लेते हैं आपको इस तरीके से रहा, कोई भी क्वेश्चन रहा, ठीक है, कोई डाटा इस तरीके से दिया है, रो डाटा दिया है, ठीक है, एक लाइन में कुछ कॉमा दे के, जैसे 2 है, 5 है, 9 है, 7 है, 3 है। ठीक है, तो ये सब डाटा दिया और बोला कि आपको कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर द गिवन डाटा। तो बोल रहा है कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, ये सभी डाटा को जोड़ दीजिए और बटे में कई गो है, 1 2 3 4 5 गो से इसको डिवाइड कर दे। जो आपने बचपन में मीन निकालना सिखा था वही वाला है फॉर्मूला। अच्छा, ठीक है, तो ये किसके लिए? ये रो डाटा के लिए। ठीक है, रो डाटा मतलब इस तरीके से x1 x2 x3 डॉट 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 xn जितना है रहने दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 50 गो 100 है, जितना है उससे कोई लेना देना है, सबको जोड़ के बटा में उतना सा भागा दे देना है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम लोग ये तीनों जो पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों के अंदर में 3 को कैटेगरी देखेंगे। इस कारण से ये वाला जो टॉपिक है, ये देखिए आपने क्लास 10 में भी ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, माध्यक बहुलक निकालने नहीं पढ़े, एकदम पढ़े हैं। तो ये सब पढ़े तो थे, लेकिन वहाँ पर एको गो फॉर्मूला से पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, इसका 3 गो कैटेगरी के लिए 3 गो अलग अलग फॉर्मूला। जैसे मीन के लिए रो डाटा के लिए अलग होगा मीन का फॉर्मूला, डिस्क्रीट डाटा के लिए अलग होगा मीन का फॉर्मूला। ठीक है, फिर कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए अलग होगा मीन का फॉर्मूला। तो ये फिर मीडियन में भी 3 गो, रो डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए, कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए अलग फॉर्मूला, मोड के लिए, रो डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए, कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए अलग फॉर्मूला। उसी तरीके से फिर यहाँ पर जब डिस्पर्सन पढ़ेंगे वहाँ पर भी अलग अलग 3 कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन इतना आपको झंझट लेने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाते चलता हूँ शुरू से लेकर अंत तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये आपको समझ में आ गया। जब रो डाटा यानी इस तरीके से रहेगा, देखिए रो डाटा आप लोग भूल जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद कि रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टीन्यूस डाटा में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मतलब रो डाटा का मतलब ये, ठीक है ना, याद रहेगा ना। हाँ, देखिए एकदम कितना मदद कर दे रहा हूँ आपके लिए। और अर्थमेटिक मीन को डिनोट करते x बार से। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज़ याद रखना। दूसरा डिस्क्रीट डाटा, ये हो गया मीन हम लोग निकाल लिए रो डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा का मतलब बच्चे समझ नहीं पाते। डिस्क्रीट डाटा, रो डाटा, कॉन्टीन्यूस डाटा, अनग्रुप डाटा, इंडिविजुअल डाटा, है ना, ग्रुप्ड डाटा, ये सब समझ नहीं पाते। तो सबका मतलब भी लिख दे कि डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है जहाँ पर x का वैल्यू रहेगा और f का वैल्यू रहेगा, एक्स का वैल्यू रहेगा और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी साथ में है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। और डिस्क्रीट डाटा देखिए इसमें भी 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले जान लीजिए, इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को गुना कर दीजिए, FI XI। ठीक है, इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, सबको, और सबको जोड़ दीजिए, प्लस प्लस प्लस, तो समेसन निकल जाएगा, समेसन ऑफ FI XI। और बटे में ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी वाला लाइन, सब वैल्यू को जोड़ दीजिए।
तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई और भागा दीजिए। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा शॉर्टकट मेथड भी है। देखिए ये वाला कब किया जाता है, जब वैल्यू सब छोटा छोटा आ रहा है, जब एक्स का वैल्यू, जैसे एक्स का वैल्यू रहेगा 2, 1, 5, 7, 3, ये सब यदि छोटा छोटा वैल्यू रहेगा, है ना, तब ये वाला फॉर्मूला काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि हम आसानी से मान लेते हैं एफ का वैल्यू दिया है 7, 8, 9, 3, 1, तो आराम से आप 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 5 नम 45, 7 या 21, 3 एकम 3 गुना कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो ये छोटा छोटा वैल्यू के लिए, एक्स का छोटा छोटा वैल्यू के लिए। अच्छा मान लेते अगर बड़ा वैल्यू दे दिया एक्स का, मान लेते 27, 28, 30, 29 और फिर एफ का वैल्यू दे दिया 15, 17, 16, 12, इस तरह वैल्यू दे दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा गुना करने जाएंगे, 27 गुना 16, 27 गुना 17, 27 गुना 12, 27 गुना 16, क्या गुना करने सकेंगे? फिर जोड़ना भी है तो बड़ी दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर एक्स का वैल्यू बड़ा बड़ा है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। आप एक्स का जो भी वैल्यू दिया है ना, एक्स का लाइन में, जैसे मान लेते हैं 17 दिया है, 15 दिया है, 14 दिया है, 12 दिया है, 11 दिया है, तो देख लीजिए एज्यूम मीन का मतलब आप कोई भी एक्स का वैल्यू को मान सकते हैं। मान लेते हैं हम 15 को मान लिए ए, और हमेशा आसानी होगा कि आप लोग बीच वाला वैल्यू को मानिए, इधर से भी 3 को नीचे, इधर से भी 3 को ऊपर, है ना, बीच वाला वैल्यू नहीं मिल रहा है बीच वाला, तो बीच का ही आगे पीछे का वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन। आप लोग मान के कोई भी मीन ले लीजिए एक्स का कोई भी वैल्यू, तो ये एज्यूम्ड मतलब हो गया कोई भी मान के वैल्यू ले लिया एक्स का, है ना। अब सिंपल सा इसका डी आई निकालना है ना, डी आई। तो यहाँ पर कई को कॉलम बनेगा, कॉलम कई को बनेगा, एक तो है एक्स आई का, एक है एफ आई का, और एक को बनेगा डी आई का। डी आई का फॉर्मूला रहेगा एक्स माइनस ए। एक्स का वैल्यू तो आपको पता है, जितना एक्स का वैल्यू है सबको एक करके बैठाइए, और ए मतलब जो एज्यूम्ड माने है उससे, यानी एक्स में एक्स का ही वैल्यू को माइनस करना। ए क्या था, एक्स का ही वैल्यू हम लोग माने थे एज्यूम्ड में, याद है ना। हाँ, तो ये बन गया एक कॉलम, और फिर दूसरा कॉलम बनेगा एफ आई डी आई, और फिर जोड़ दीजिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और फिर समेशन ऑफ एफ आई, ये दो को जोड़ना है और बस भागा दे देना है, और ये जो एज्यूम्ड में ना माने तो उसको जोड़ देना, हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करके, छोटा करके उसको हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन का काम खत्म हो गया तीनों मेथड से। रुके, अभी डिस्क्रीट हुआ है, अब कंटिन्यूस एक और बचा हुआ है। अगर कंटिन्यूस का मतलब ये होता है क्लास इंटरवल वाला, जैसे 2 से 5, है ना, 5 से 10, ये सब ग्रुप वाला, इसको ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड डाटा। तो देखिए क्लास इंटरवल वाला, उसमें 2 चीज़ रहता है, एक क्लास इंटरवल रहता है, एक फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूस में, इसका कंटिन्यूस का फॉर्मूला है, मीन निकाल रहे हैं अभी हम लोग, मीन का ही 3 गो, एक रो के लिए निकाल ले, रो डाटा के लिए, एक बार डिस्क्रीट डाटा के लिए निकाल ले, ठीक है, और एक बार लास्ट अभी निकाल रहे हैं कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो कंटिन्यूस डाटा में भी मीन का क्या फॉर्मूला, ये वाला, इसका एक फॉर्मूला, इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं। रो डाटा में अभी क्या हम लोग देखें, रो डाटा में एक फॉर्मूला देखें, सबको जोड़ के आधा, ये सबको जोड़ के बटा में जो नंबर है उससे भागा दे देना, वो रो डाटा। डिस्क्रीट में क्या देगा, 2 गो, अगर छोटा छोटा एक्स का वैल्यू है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। अगर बड़ा वैल्यू है तो वो वाला शॉर्टकट मेथड से एज्यूम्ड नंबर प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। इसमें भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो था उसमें शॉर्टकट मेथड में, उसमें एच को ला करके गुना कर दिया। तो इसमें चेंजेस कहाँ पर होगा, चेंजेस सब सेम टू सेम है, खाली चेंजेस हो गए यहाँ पर। डी जब निकालेंगे डी आई, तब वहाँ पर हम लोग ऊपर वाला में क्या करते थे, ओनली एक्स आई माइनस ए, इसमें क्या करेंगे, एच आ रहा है, एड हो रहा है, इसीलिए एक्स आई माइनस ए बटा एच, तो इससे मेरा डी निकलेगा, और ये वाला डी वहाँ पर जा करके डी आई में पुट करना है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, एच कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, ये सब, ठीक है। चलिए, और इस मेथड को नाम क्या दिया है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए मीन निकालने का 3 गो मेथड है। क्या 3 गो मेथड है, एक तो जो सिंपल था रो डाटा के लिए, वो तो अलग हो गया, वो छोड़ दीजिए। एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक मीन क्या स्टेप डेविएशन मेथड, 3 गो मेथड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपको मीडियन निकालने बोल रहा है, मीन का काम खत्म हो गया, ठीक है, मीन का काम सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का काम खत्म हो गया। अब मीडियन में हम लोग चलते हैं, उसके बाद मोड, और फिर ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो मीडियन, अगर मान लेते हैं आपको मीडियन निकालने बोला, ठीक है, तो मीडियन के भी अंदर में हम लोग 3 कैटेगरी देखेंगे। रो डाटा के लिए अलग देखेंगे मीडियन का फॉर्मूला, डिस्क्रीट डाटा के लिए अलग देखेंगे मीडियन का फॉर्मूला, और कंटिन्यूस डाटा के लिए अलग देखेंगे मीडियन का फॉर्मूला। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सही बात है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं रो डाटा के लिए। तो रो डाटा मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ, जो एक लाइन में है, एक रो में है, बस वो हो गया रो डाटा। इसमें भी देखिए आपने बचपन में पढ़ा था, अगर मान लेते हैं 1, 3,
5 7 9 कई गो नंबर 1 2 3 4 5 5 गो ये सम संख्या है ना विषम संख्या है। टोटल 5 गो है ना, जोड़ के टोटल 5 गो, तो ये सम 5 तो सम है ना विषम है, तो ये विषम संख्या, तो विषम का मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला आता था याद है? मीडियन मतलब वही हुआ, इधर से जोड़ के चलिए और इधर से जोड़ के चलिए और जो बीच में आया वही वाला आंसर हो जाता था, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? 5 में 1 जोड़ देते थे बटा 2, यानी यदि विषम रहा तो 1 जोड़ के बटा 2 यानी 6 बटा 2, तो यानी हो जाएगा 3 और 1 2 3 इधर से 3 नंबर में जो है उस वही आंसर हो जाता है। लेकिन इसको कब करना है? जब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तब, है ना। हाँ, तो ये हम लोग जब विषम रहता था यानी ऑड रहता था तब मीडियन निकालने का ये वाला फॉर्मूला आता था, ठीक है, जो 1 जोड़ के बटा 2। आज यदि सम है तो कुछ नहीं करना है, जो किए 1 जोड़ के बटा 2 उसमें फिर n बटा 2 और फिर बट्टा में 2 कर दीजिए, हो गया आंसर। और इसमें जाकर के जो आपका nth प्लेस निकलेगा वहाँ पर देखिए कई नंबर में आ रहा है, यदि मान लेते 8 नंबर में आ रहा है तो जोड़ के माने गिनते चले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला हो गया आंसर, ठीक है ना। ये हो गया मीडियन निकालने का फॉर्मूला, यानी बीच वाला दोनों वैल्यू का मीन, अर्थमेटिक मीन, बीच वाला दोनों वैल्यू का अर्थमेटिक मीन। देखिए ये वाला एक वैल्यू है, ये वाला एक वैल्यू है ना। देखिए सम मतलब क्या आता है? सम मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 सम है ना विषम है, सम है। तो फिर इसमें देखिए इधर से जोड़ के चलिए, इधर से जोड़ के चलिए, 1 2 3 3 नंबर में ये आ रहा है, 1 2 3 3 नंबर में ये आ रहा है, 2 का वैल्यू मिल रहा है, 2। अब मीडियन 2 का वैल्यू तो नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के बटा आधा, तो दोनों को जोड़ के बटा आधा, है ना, वही लिखा है कि यानी बीच वाला दोनों वैल्यू का अर्थमेटिक मीन से मेरा मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। ये कब? जब सम संख्या। तो ये रो डाटा का बात हुआ, है ना। अब यहाँ पर बात होगा डिस्क्रीट डाटा का, है ना। तो ये सब थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे हाँ अब हो गया ताले से एक और है ना शुरू हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब देखिए डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा में हम लोग क्या करेंगे? उसका डिस्क्रीट डाटा मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी हो उसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू, ये हो गया एफ का वैल्यू। अब इसमें हम लोग डिस्क्रीट डाटा का क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे। बोलना ही चाहिए मीन नहीं, मीन का काम खत्म हो गया, मीडियन। हाँ, तो इसमें देखिए क्या होता है, यानी आपको दिया क्या है? एक्स का वैल्यू दिया है एक्स आई और एफ आई। अब हमको निकालना क्या है? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर एक्स एफ, उसके बाद सी एफ निकालना होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ कैसे निकालते हैं याद है? जो एफ में है उसी को जोड़ते चलिए, याद है ना। एफ, हाँ ये है, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो ऐप में है उसको जोड़ते चलना है, तो टोटल जो ऐप होगा वो इधर भी लास्ट वाला का बराबर हो जाता है, याद है ना। हाँ, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मतलब आपको जो डिस्क्रीट डाटा में आपको यदि मीडियन निकालना है तो उसके लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का होता है, मोर देन टाइप का होता है। ये आपने क्लास कितना 9 में पढ़ा होगा, क्लास 9 10 में, ठीक है। मैथ का किताब में आपने पढ़ा था, संचयी बारंबारता से कम प्रकार की बारंबारता से अधिक प्रकार की बारंबारता पढ़ा था ना। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले n/2 निकाल लेते हैं। n का ही मतलब होता है समेशन ऑफ एफ, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ एक्स आई एफ आई फिर सी एफ, तो ये एफ को जोड़ के तो वो हो गया मेरा n, और n का फिर आधा कर देना है, आधा कर दिए। और आधा करने के बाद यहाँ पर सी एफ में नज़र दौड़ाना है। सी एफ में क्या करना है? जो आधा मान लेते n मेरा 50 है, 50 का आधा 25। अब 25 तो देखिए यहाँ पर सी एफ वाला लाइन में, सी एफ वाला लाइन में 25 का जस्ट एक ग्रेटर वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं सी एफ का जगह में है, मान लेते हैं 12 है, 18 है, 27 है, 30 है ना। तो सी एफ का जस्ट ग्रेटर यानी 25 का जस्ट ग्रेटर, तो यहाँ पर जस्ट ग्रेटर कौन है? 12 है नहीं, 18 है नहीं, 27 है, हाँ 27 है। तो इसका आंसर 27 तो होगा, लेकिन ये तो इसका सी एफ 27 है, इसका जस्ट सीधा में जो एक्स का वैल्यू था, एक्स आई का वैल्यू है ना, वो हो गया मेरा क्या? मीडियन। समझ में आ गया ना। हाँ, तो फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, जा करके वहाँ पर क्वेश्चन बनाइए जो मैंने क्वेश्चन दिया था, उसके बाद एकदम सटीक समझ में आएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यूस डाटा, रो डाटा हो गया, डिस्क्रीट डाटा हो गया, कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा मतलब पता है ना, हाँ, क्लास इंटरवल वाला और साथ में फ्रीक्वेंसी। चलिए अब इसका मीडियन का फॉर्मूला ये सब याद रखना है, आप बच्चों का मतलब माथा फटेगा। आप कोई उपाय नहीं है, अब फॉर्मूला रटना ही होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एल निकालना पड़ता है। एल कैसे निकलेगा वो तो मैं यहाँ पर नोट में दे दिया हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एच मतलब क्या होता है वो भी बता रहा हूँ, एफ मतलब वो भी बता रहा हूँ, n/2 तो निकालना सीख ही लिए, और सी मतलब यहाँ पर सी एफ है, ठीक है, जो सी एफ जस्ट ग्रेटर वैल्यू और उसका ऊपर वाला वैल्यू, वो हो गया मेरा सी एफ। चल आगे बता देता है, ये फॉर्मूला हो गया मीडियन का। अगर कंटिन्यूस डाटा आ रहा है, मीडियम निकालने बोल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, रट लीजिए। एल प्लस h/f n/2 माइनस सी एफ, एल प्लस h/f n/2 माइनस सी एफ, ठीक है ना। हाँ,
चलिए ये रटते चलिए, है ना। हाँ, जिस तरह राम बाण राम क्या बोलते राम नाम रटते हैं जपते, उस तरह से फॉर्मूला भी रटना है। तो इसके लिए मैं आपको सहूलियत यहाँ पर कर दिया हूँ कि एल मतलब होता है लोअर लिमिट, और एल कैसे निकालेंगे यहाँ पर ये बता दिया है। आधा करने के बाद n/2 को आधा करने के बाद जस्ट उसका ग्रेटर जो वैल्यू है CI का, है ना, उसका लोअर लिमिट यानी जो जैसे यहाँ पर CF है ना, तो उसका जस्ट n/2 का जस्ट ग्रेटर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, वो ला होगा मेरा CF, और उसका जस्ट ग्रेटर में जो क्लास इंटरवल है मान लेते 5 से 10 से, तो इसका लोअर लिमिट यानी 5 होगा इसका L का वैल्यू। ठीक है, L का वैल्यू हो गया। H मतलब पता है ना, जैसे मान लेते क्लास इंटरवल 5 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 10 से 15 दिया, 15 से 20 दिया है, तो इसका H कैसे निकालेंगे? H अपर माइनस लोअर, 10 में 5 को घटा दीजिए 5, 15 में 10 को घटा दीजिए 5, हो ना, तो यही H का वैल्यू है 5। H निकल गया, L निकल गया। C मतलब जो जस्ट एक ग्रेटर वैल्यू निकला था CF का लाइन में n/2 का जस्ट ग्रेटर वैल्यू, उससे मान लेते जस्ट ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो 25 के ऊपर में क्या है, 25 के ऊपर में वो है मेरा C का वैल्यू, CF का वैल्यू। देखिए क्या लिखा है, n/2 के जस्ट ग्रेटर वैल्यू इन CF वाला कॉलम में, लेकिन उससे ठीक ऊपर वाला वैल्यू CF का ही लाइन में जो ग्रेटर वैल्यू है ठीक उससे ऊपर वाला वैल्यू वो होगा CF का वैल्यू। क्लियर है? और F तो पता चल ही गया है ना। F कैसे पता चला, याद है? जस्ट ग्रेटर वैल्यू का सीधे में जो फ्रीक्वेंसी है Fi का जो वैल्यू है वो मेरा हो गया F का वैल्यू। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से पार हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, ऊपर से पार हो गया। तो यहाँ पर मैंने तो हिंदी से लिख ही दिया। हिंदी पढ़ने जानते हैं ना? हिंदी भी पढ़ने नहीं जानते? हाँ, पढ़ने जानते हैं। तो यहाँ पर जितना कुछ लिखा है उसको मन ही मन पढ़िएगा, और क्वेश्चन जब बनाएंगे यहाँ पर जैसे XI लिखे, FI लिखे, उससे पहले CI भी होगा, है ना, XI लिखे, FI लिखे, है ना, फिर यहाँ पर CF लिखेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डाटा होगा ना क्वेश्चन में, है ना। तो अब उसके बाद आप लोग बनाने नहीं सक रहे, फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला लगेगा, अब ये सब पढ़िए। C मतलब हम C कैसे, आप लोग नहीं पता है C कैसे निकालें, तो पढ़िए। यहाँ पर C मतलब क्या लिखा है, n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू इन CF वाला लाइन, तो n/2 आप लोग जो निकाले हैं उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू इसमें CF वाला लाइन में खोजना है। मान लेते हैं यहाँ पर मिल गया, उससे ठीक ऊपर वाला वैल्यू, तो इससे ठीक ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला हो जाएगा मेरा CF का वैल्यू, C का वैल्यू। इस तरीके से पढ़ के तो खोज सकते हैं ना। हाँ, अब बच्चा थोड़ी है 5 क्लास का, ये सब खोजना होगा। हाँ, हो गया। अब मीन मीडियन हो गया, मोड में चलते हैं। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को खत्म कर देंगे, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन में चलेंगे। तो मोड माने पता है ना क्या होता है? मोड माने बहुलक, और बहुलक माने जो गिवन डाटा में कौन कितना बार आया, ज़्यादा कौन है, कौन ज़्यादा है। तो ये तो सबसे आसान चीज़ है ना। तो रो डाटा के लिए, इसमें भी रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा तीनों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो रो डाटा के लिए क्या करेंगे, एक लाइन में होता है रो डाटा, आपको पता है। तो इसमें देखिए कौन वाला सबसे ज़्यादा बार आया है। मान लेते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 5 है। बोलिए इसका बहुलक क्या है, इसका मोड क्या है? तो देखिए कौन वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा है। 1 आ रही क्या, नहीं। 2 कई गो, 2 गो नहीं, हाँ 2 गो, फिर 3 गो, 5 1 2 3, 7 1 गो, तो यानी 5 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो 3 बार है, यानी जो ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बार। तो ये किसके लिए, ये रो डाटा के लिए, जो एक लाइन में डाटा है उसके लिए। अगर मान लेते हैं F आ गया उसके साथ में, तो क्या करेंगे, हैं F आ गया तो यहाँ पर देखिए F आ गया तो उसके लिए भी उपाय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि F वाला नहीं लिखा है ना, F वाला नहीं लिखा है, सीधे कंटिन्यूस डाटा में आ गया, यानी इसमें डिस्क्रीट डाटा का बात नहीं किया। हो सकेगा कि आपको डिस्क्रीट डाटा का शायद मोड नहीं निकालने दे, है ना। तो डिस्क्रीट डाटा का मान लेते मोड निकालने दे दिया, और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। किसको देख करके, वो वाला मीडियन वाला को देख के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उसका फॉर्मूला भी सेम टू सेम इसी तरह होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कंटिन्यूस डाटा का देख लेते हैं। कंटिन्यूस डाटा, चलिए यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा का नहीं दिया, आप लोग यदि खुद से उसका फॉर्मूला बना नहीं सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया था ना, वहाँ पर नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मोड निकालने के लिए डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा शायद। तो हम लोग बिना समय गवाए कंटिन्यूस डाटा का देखते हैं। कंटिन्यूस डाटा मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्लास इंटरवल वाला और फ्रीक्वेंसी वाला। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला है, राम मंत्र की तरह रटते चलिए। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। रटा गया? हाँ, मेरा रटा गया, आप लोग का कहीं नहीं रटा गया, बिल्कुल रटा गया। एक और बार ट्राई मारते, एक और बार, है ना।
मोड का याद है क्या नहीं, थोड़ा चेक करता, आप लोग भी चेक कीजिए। मिलाइए तो हम जो बोल रहे L प्लस, देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद के बाद फिर गुना H। मिला, एकदम मिल गया है। क्या बात है। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए तो, और वीडियो को मतलब शेयर कर दीजिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पर। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और ताली भी बजा दीजिए। हाँ ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर L का मतलब क्या है, L माने आपको पता है लोअर लिमिट होता है उस मॉडल क्लास का, और F1 क्या है और F0 क्या है और F2 क्या है, और H तो आपको पता है ये विद होता है क्लास इंटरवल का। ठीक है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब का वैल्यू, ये सब का मतलब क्या होता है। यहाँ पर नीचे में मैं हिंदी से लिख दिया हूँ। देखिए L तो आपको पता है, H भी पता है, F तो F1 F0 और F2 ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के आगे पीछे है। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर मिलेगा, ये तीनों मिलेगा आपको CF वाला लाइन में, CF वाला लाइन में। तो CF में देखिए n/2 का जस्ट ग्रेटर वाला जो वैल्यू है ना, n/2 का जस्ट ग्रेटर वाला वैल्यू वो हो जाएगा मेरा F1। ठीक, उससे ऊपर वाला वैल्यू वो हो जाएगा F0, उससे नीचे वाला वैल्यू यानी F1 के ही नीचे वाला वैल्यू वो हो जाएगा F2। हो गया, देखा कितना आसान है। देखिए हिंदी से भी लिखा है, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि n/2 का जस्ट ग्रेटर वाला वैल्यू है। ठीक है, F0 और F2 ये फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट ग्रेटर वैल्यू का है ना, जस्ट बिफोर वैल्यू और जस्ट आफ्टर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, यानी F1 का जस्ट बिफोर वैल्यू और F1 का जस्ट आफ्टर वैल्यू, ये हो गया F0 और F1। F2 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। चलिए अब मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन में चलते हैं। फार्मूला याद है ना, हाँ फार्मूला सब याद रखना है। मीन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन का क्या फार्मूला, मोड का क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन में टोटल 4 गो है, रेंज है, कटाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ठीक है, नाम बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इस सबका फार्मूला ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। सबसे पहले रेंज को देखते हैं, रेंज। ठीक है, कहाँ गया रेंज, रेंज को देखते हैं सबसे पहले। हाँ रेंज, तो देखिए एकदम रेंज का मतलब एकदम सिंपल सा होता है। डाटा जितना दिया है, 1 दिया है, 50 दिया है, 100 दिया है, 70 दिया है ना, 51 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है, जितना डाटा दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू तो कौन सा है, 100, और सबसे छोटा वाला वैल्यू तो कौन सा है, 1। माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 1 कितना हो गया, 99 हो गया इसका आंसर, रेंज। देखा कितना आसान है। माने रेंज का मतलब होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए, है ना। ये तीनों के लिए, रो डाटा के लिए भी है, डिस्क्रीट डाटा के लिए भी है, कंटिन्यूस डाटा के लिए भी है। ठीक है, रो डाटा के लिए भी, कंटिन्यूस डाटा के लिए भी, डिस्क्रीट डाटा सेम रेंज का फॉर्मूला सेम रहता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। ये तो मैं जो एग्जांपल दिया ये तो रो डाटा के लिए दिया, एक लाइन वाला डाटा। अगर एफ भी साथ में रहा डिस्क्रीट डाटा, जैसे ये XI का वैल्यू दिया है, ये FI का वैल्यू दिया है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को एग्जाम्पल चाहिए ही चाहिए। ये हो गया डिस्क्रीट डाटा, यहाँ पर मान लेते 5 दिया, यहाँ 7 दिया, यहाँ 8 दिया, यहाँ 9 दिया, यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 13 दिया है, यहाँ 8 दिया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है, हमेशा देखिए रेंज, मीन डेविएशन, कटाइल डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, सब में जो आपका फाइनल जो आंसर निकलेगा वो किसका वैल्यू देखना, एक्स का वैल्यू देखना, कभी भी एफ का नहीं। कभी भी मीन, मीडियन, मोड, कटाइल डेविएशन, रेंज एफ का वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा एक्स का ही वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 9 है, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 5 है। तो बस 5 माइनस 9 4 हो गया आंसर आपका 4। अब यहाँ पर इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। रेंज का मतलब होता है मेरा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटा कुछ नहीं, माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको एक कॉन्टीन्यूस का भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे CI है और यहाँ एक ऐप है। चलिए देते हैं एग्जांपल, 1 से 5, 1 से 5, 5 से 10, 5 से, हाँ 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20 जो ले सकते हैं। अब यहाँ पर 7 दे देते, 8 दे देते, 9 देते, एक्स का वैल्यू। तो ये तो यहाँ पर CI का मतलब समझ में आ रहा है। CI माने क्या होता है, CI का मतलब होता है बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा। ये तो हम 15 तक के लिए, और भी 100 तक मान लेते ले लिए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 100 तक ले लिया। ठीक है, अब इतना बड़ा वैल्यू को, माने इतना बड़ा डाटा को हमको एक टेबल में लिखना है, तो एक टेबल तो भर जाएगा ना।
तो उसके लिए हम लोग क्या एक उपाय लगाए कि हम इसको इंटरवल में बांट देते, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तब 100 जो टोटल डाटा 100 को जो डाटा है ना उसको हम 10 गो डाटा में बांट दिए। यहाँ 1 गो इंटरवल, 2 गो इंटरवल, 3 गो इंटरवल, 10 गो इंटरवल, 10 गो इंटरवल में बांट दिए। कितना बड़ा डाटा को हम कितना आसान तरीके से बांट दिए। तो ये होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कुछ खास नहीं, ये डाटा ही है, ये एक्स का ही वैल्यू है, लेकिन एक्स का वैल्यू को केवल इंटरवल में बांट दे। तो इसमें भी हमको कोई लेना देना नहीं है। मान लेते आप इमेजिन कीजिए कि ये जो अभी हम लोग इसको क्या किया, अरेंज नहीं किया, हम क्लास इंटरवल में नहीं बांटे, तो मेरा पास टोटल एक टेबल में टोटल कितना डाटा था, 1 से लेकर 15 तक डाटा था, 1 से लेकर 100 तक डाटा था। अब शुरू कहाँ से हुआ, 1 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 100 में। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन तो 100 और मिनिमम वैल्यू कौन तो 1, माइनस कर दीजिए, हो गया आंसर। 15 में माइनस कर दीजिए 1 को, हो गया आंसर 14। मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, इसमें भी आपसे कोई लेना देना नहीं हमको। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जो रेंज होता है वहाँ पर डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा, रो डाटा, सबके लिए फॉर्मूला यही है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक जो होता है ना, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी होता है। ठीक है, कहीं आपको पूछ दे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए इस डाटा का, तो कुछ नहीं करना, जो रेंज निकाले ना उसको नीचे में फिर से एक बार जोड़ दीजिए। ठीक है, रेंज कैसे निकाले, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी घटा करके आप नीचे में उसको एक बार जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। जैसे 16 माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू 16, मिनिमम वैल्यू 1, तो आंसर कितना होगा 15। एक और बार यहाँ पर जोड़ दीजिए 16 प्लस 1, तो 15/17, ये हो गया इसका आंसर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। चलिए आगे देखते हैं। कटाइल डिविएशन, ठीक है, तो इसमें भी रो डाटा का अलग होगा, डिस्क्रीट डाटा का अलग होगा, कंटिन्यूस डाटा का अलग होगा। ठीक है, देखिए कटाइल डिविएशन माने समझिए, कटाइल डिविएशन जो है ना उसका फॉर्मूला एक होता है, Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1/2, और Q3 माइनस Q1 को इसको बोलते हैं इंटर कटाइल डिविएशन है। इंटर कटाइल डिविएशन नहीं, इंटर कटाइल, इसको बोलते हैं इंटर कटाइल। Q3 माइनस Q1, और कटाइल डेविएशन अगर पूछ दे तो Q3 माइनस Q1/2, सबके लिए यही फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा पढ़ने का क्या मतलब है, हाँ पढ़ने का मतलब है ये जो Q3 और Q1 जो वैल्यू निकलता है ना, ये सबके लिए अलग अलग होता है। बाकी फार्मूला तो सबके लिए एक ही है, इसी लास्ट में इसी फार्मूला में लाकर बैठाना है। लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए क्या, हमको Q1 का वैल्यू तो चाहिए क्या होगा, और Q3 का वैल्यू तो चाहिए क्या होगा। सही बात है, तो यही जो दोनों वैल्यू निकालने के लिए हमको रो डाटा में अलग फार्मूला होता है Q1 का, Q3 का, डिस्क्रीट डाटा में Q1 Q3 का अलग फार्मूला होता है, और कंटिन्यूस डाटा में Q1 Q3 का अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए Q1 का फार्मूला जो है वो रो डाटा में ये वाला है, n+1/4, और ये हो गया Q1 के लिए, और ये हो गया उसको 3 से गुना कर दीजिए Q3 के लिए। ये वाला जा करके देखना कि इसमें है CF में देखना है, CF वाला लाइन में। ठीक है, n+1, n मान लेते हैं, n क्या है, n क्या है, Fi का टोटल टो, Fi क्या, Fi का टोटल टो, Fi मान लेते हैं 50 आया। ठीक है, तो क्या करना है, Q1 कैसे निकालेंगे, 50 + 1/4, 51/4, पॉइंट में कुछ आंसर होगा, जितना होगा हमको नहीं पता। इसको क्या करेंगे, CF का लाइन में ढूंढिए कि इस 51/4 कितना होगा। मैं ये करके देखिए, थोड़ा आसान वैल्यू लेते हैं, ये 48 ले लेते हैं, ये 4 से कौन भागा जाएगा, चलो 40 ले लेते हैं, 40/4, तो ये हो गया 10, n मान लेते 40 था और 4 से भागा दे दी, n 39 था और +1 तो 40/4, यानी 10, मेरा 10 आया, n+1/4 10 आया ना 10। अब ये 10 को ढूंढिए कि 10 को CF वाला लाइन में कौन रखेगा अपने अंदर में। मान लेते यहाँ पर दिया है 15 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है। ठीक है, या फिर इसको हटा दीजिए, ये वाला रखिए, 10 दिया है, 20 दिया है, 45 दिया है, 50 दिया है। ठीक है, तो फिर बोलिए ये जो 40, ये जो 10 है, 10 को अपने अंदर में कौन रख सकता है, क्या ये 10 रख सकता है, हाँ 10 तो रख सकता है। 20 रख सकता है, नहीं 20 नहीं रख सकता है ना, 10 रख सकता है। तो ये जो 10 है ना वो हो गया मेरा Q1 का वैल्यू, Q1। Q3 फिर इसको गुना कर दीजिए 3 से, तो 30। अब 30 कौन रखेगा, 10 रखेगा, 10 के अंदर में 30 रह पाएगा, नहीं। 20 के अंदर में रह पाएगा, नहीं। 45 के अंदर में, हाँ 45 के अंदर में रह पाएगा, क्योंकि 45 नहीं, यहाँ पर 20 से लेकर 45 है, तो इसके अंदर मेरा पाएगा, तो 45 के, तो ये Q3 मेरा हो जाएगा 45। समझ में आ रहा है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो ये Q1 Q3 हो गया। अब जाकर के हमको वैल्यू मिल गया, अब फॉर्मूला में जाकर के पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमको याद रखना है कि ये जो Q1 और Q3 ये रो डाटा के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, डिस्क्रीट के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, कंटिन्यूस के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। लास्ट में सबको ला करके कटाइल डिविएशन निकालने के लिए इसी फार्मूला में पुट करना होगा।
तो ये हो गया रो डाटा के लिए। आप देखते हैं हम लोग डिस्क्रीट डाटा के लिए Q1 और Q3 का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा के लिए भी Q1 और Q3 का भी जो वैल्यू है ना, फॉर्मूला जो है ना वो सेम है, यही है n+1/4 और फिर नीचे में Q3 का 3 से गुना कर देना है उसको, यानी डिस्क्रीट के लिए भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम। तो हम लोग देखते हैं कॉन्टीन्यूस में। कॉन्टीन्यूस में क्या है इसका फॉर्मूला, कॉन्टीन्यूस में थोड़ा अलग है। क्या अलग है कि Q1 का वहाँ पर आसान वाला फॉर्मूला नहीं है, हार्ड वाला है। क्या है, L+n/4 - F1/F1। अब यहाँ पर दो गो ऐप आ रहा है, एगो कैपिटल ऐप एगो स्मॉल ऐप, एगो कैपिटल ऐप एगो स्मॉल ऐप। तो इसका मतलब क्या, हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे जब डाटा जब मिलेगा ना हम लोग को, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग कैपिटल ऐप किसको मानेंगे और स्मॉल ऐप किसको मानेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया है XI है, यहाँ FI है और यहाँ CF है, ठीक है। 3 गो अलग अलग टेबल है। आपको पहचानने सिखा रहा हूँ कि कैपिटल ऐप और स्मॉल ऐप किसको बोलते हैं, किसको मानना है। देखिए तो सबसे पहले तो n/4 निकालना है, n/4। तो n कहाँ से निकलेगा, ये ऐप को टोटल जोड़ के n निकल जाएगा n। अब इसका 1/4 करना है, 1/4 भाग। तो मान लेते हैं n मेरा निकला, मान लेते हैं 40 निकला, तो 40/4 कर देना है, तो 10 हो जाएगा आंसर। अब 10 का देखिए कि 10 का जो है ना ये Q1 के लिए निकाले, ठीक है, Q1 के लिए। तो ये जो अभी हम किसके लिए निकाले, Q1 के लिए निकाले। तो यहाँ पर 10/4 को अब हमको F1 और यहाँ पर देखिए ये Q1 यहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला पुट करना, उससे पहले हमको ये वाला काम करना है। Q1 निकालने का हमको कैसे पता चला कि इसको n/4 से भगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नज़र डालिए, Q1 के लिए ये है, Q3 के लिए ये है ना। तो 10 आया। अब 10 को देखिए यहाँ पर CF वाला लाइन में 10 को कौन रख पा रहा अपना अंदर, या फिर उसका जस्ट ग्रेटर वैल्यू देख लीजिए, उसका जस्ट ग्रेटर मान लेते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, ठीक है, और यहाँ 30 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 को अपने अंदर कौन रख पाएगा, तो यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है 10 यहाँ पर। तो इसका जस्ट ऊपर वाला वैल्यू ये वाला हो जाएगा मेरा कैपिटल F1, और ये 10 का सीधा में जो मेरा F का वैल्यू है वो हो जाएगा मेरा स्मॉल F1, स्मॉल F1। समझ में आ रहा है। अब फिर ये Q1 का काम हो जाएगा। अब Q3, तो Q3 को फिर इसको 3 से गुना कर दीजिए, देखिए क्योंकि 3n/4 है, तो 30 हो जाएगा आंसर। अब 30 को देखिए यहाँ पर कौन रख पाएगा, CF वाला लाइन में, तो यहाँ पर नीचे में 30 खुद दिख रहा है, तो इसका जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू 20 है वो मेरा हो जाएगा कैपिटल F2। और फिर ये 30 का सीधा में, अब वो 20 छोड़ दीजिए, 30 का सीधा में जो यहाँ पर जो F है वो हो जाएगा मेरा स्मॉल F2, स्मॉल F। माने जो स्मॉल F है वो इस फ्रीक्वेंसी का नीचे में मिलेगा, और जो कैपिटल F है वो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे में मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एच तो आपको पता है, एल भी पता है, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट में फिर कटाइल डिवीजन का फॉर्मूला वही आ रहा है, इसी में फिर ला करके दोनों वैल्यू को चिपकाना है। और एक और इसमें आता है फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कटाइल डिवीजन। तो कुछ नहीं करना, जो कटाइल डिवीजन निकाले हैं ना उसमें बटा 2 को हटा दीजिए, यानी इंटर कटाइल, और फिर दोनों को जोड़, जिस तरह रेंज निकाले दोनों को माइनस करके फिर नीचे में दोनों को जोड़ना है, उसी तरह कटाइल डिवीजन भी निकलता है। अब देखिए क्या करना है, ठीक है, ये हो जाएगा कटाइल डिवीजन का काम खत्म हो गया। कटाइल डिवीजन, रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं मीन डिवीजन। मीन डिवीजन उसी को बोलते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज डिवीजन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके अंदर में 2 पार्ट आता है, क्या क्या, एक मीन डिवीजन अबाउट मीन और मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, है ना। मीन डिवीजन अबाउट मीन को हम लोग डिनोट करते हैं MD x बार ब्रैकेट में, और मीन डिवीजन अबाउट मीडियन को डिनोट करते हैं MD ब्रैकेट में कैपिटल M। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, ये वाला मीन डिवीजन अबाउट मीन, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि मीन डिवीजन अबाउट मीन, इसमें भी रो डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए, कंटिन्यूस डाटा के लिए अलग अलग होता है। क्या हो रहा, माथा खराब हो जाएगा बोल रहे हैं ना। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। पेशेंस रखिए और देखते चलिए, है ना। इसमें भी रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो मीन, अगर आपका क्वेश्चन रहे क्या रहे कि कैलकुलेट मीन डिवीजन अबाउट मीन, ये रहा क्वेश्चन, और डाटा दे देगा ये वाला डिस्क्रीट, ये रो डाटा। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको जोड़ के बटा जो नंबर है उतना डिवाइड दे दीजिए, तो ये हुआ मीन। अभी मीन निकला, अब इसका मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन जो अभी आप लोग निकाले मीन, उसको कुछ नहीं करना है, x से उसको माइनस कर देना है, और x से माइनस करने के बाद जो ये वाला DI निकला इसको जोड़ना है नीचे में। जैसे DI का फॉर्मूला यहाँ पर, जैसे x से एक कॉलम में x और दूसरा कॉलम में DI,
तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स में एक्स बार को माइनस करना है, तो एक्स बार क्या है, मीन, ये वाला जो मीन निकाला है ना वो वाला प्रत्येक एक्स का वैल्यू से माइनस करना है, और जब निकल जाएगा तो इसको जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ डी आई, और वही समेशन ऑफ डी आई ये वाला है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, और बटे में फिर जो संख्या है, कई वो संख्या यहाँ पर एक्स का कई वैल्यू होता उतना से उसको डिवाइड मार दीजिए, तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन तो अभी ये रो डाटा के लिए हुआ, अब डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा का देखते हैं। तो डिस्क्रीट डाटा जिसको अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं वो तो आप लोग पता है ना, हाँ, मैंने जो क्लास इंटरवल में नहीं है वो है आपका डिस्क्रीट डाटा। यहाँ पर एक्स के साथ एफ भी होगा फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आपने मीन निकाला था, देखिए ये जो है ना मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा, और मीन माने एक्स बार, और एक्स बार जब हम लोग निकाल रहे थे तब याद है 3 गो फॉर्मूला था, एक रो डाटा वो तो ठीक है 4 गो था, एक रो डाटा वो तो अलग हो गया, डिस्क्रीट के लिए 3 गो था याद है, एक डायरेक्ट मेथड था, एक शॉर्टकट मेथड था, और एक स्टेप डेविएशन मेथड था, हाँ याद है ना। अब तीनों के लिए अलग अलग होगा माता खराब, है ना। देखिए ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया शॉर्टकट मेथड, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। मीन का अभी मीन निकाले, अब मीन डेविएशन निकालना है, तो प्रत्येक जो निकाल के एक्स बार जो आया उसको प्रत्येक एक्स से माइनस कर देना है, और एफ से भी गुना करना है ना, और बटा में एफ आई, तो मतलब कई गो टेबल बनेगा। अब इसमें एक्स आई है, एफ आई है, अब क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का एक टेबल बनेगा, फिर एफ आई से गुना करना इस एक्स आई माइनस एक्स बार को, आप बस इतना हो गया टेबल, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो टेबल बन गया, 1 2 3 4 गो। अब समेशन ऑफ एफ आई को जोड़ दिए तो नीचे में उसका वैल्यू पुट करने में काम आएगा, और समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार ये वाला, इसको नीचे में जोड़ के जो टोटल वैल्यू आएगा वो यहाँ पर काम देगा, और दोनों को भागा कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए है कुछ नहीं, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ खास नहीं है। ये हो गया डिस्क्रीट डाटा का। कॉन्टिन्यूस डाटा निकालने के लिए है ना मीन डेविएशन, देखिए सबसे पर कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए भी यही फॉर्मूला है जो अभी आपने देखा ना। कॉन्टिन्यूस डाटा में हम लोग क्या करते थे, मीन डेविएशन वाला लगता था, ये वाला है लगता था ना कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पर देखिए ये जो डी आई है ना वही यू आई भी है, तो इसको अलग दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर यू आई लिख दे। यू आई कुछ नहीं है, डी आई ही है। डी आई का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता था, एक्स आई माइनस एक्स बार बटा, सॉरी एक्स बार नहीं, एक्स आई माइनस ए बटा एच, ये होता था ना डी, वही डी यहाँ पर यू आई एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर एच, इसीलिए यहाँ पर गुना में एच, तो ये किसके लिए है, कॉन्टिन्यूस डाटा, और ये वाला ला करके यहाँ पर आपको पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हो गया कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। माने ये पूरा आप लोग मीन वाला यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहले मीन बताए थे, हाँ वहाँ से देख लीजिएगा, खाली आपको मीन निकालना और ला करके ये वाला फॉर्मूला में पुट करना है, ये वाला, तो मीन डेविएशन निकल गया। हाँ मैंने मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना होगा, फिर उसका मीन डेविएशन निकलता है ये वाला फॉर्मूला से। चलिए ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसमें भी जिस तरीके से आप लोग मीडियन निकालते थे, मीडियन का 3 गो फॉर्मूला आता था, रो डाटा के लिए अलग, डिस्क्रीट डाटा के लिए अलग, और कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। फिर डिस्क्रीट डाटा में भी हम लोग देखते थे, क्या देखते थे, इवन है ना ऑड है ना, वो देखते थे। डिस्क्रीट में देखते थे ना, किस में देखते थे, डिस्क्रीट में देखते थे ना, किस में देखते थे, रो में देखते थे कि इवन है ना सबको जोड़ के 5 गो 4 गो इवन है ना ऑड है, वो रो में देखते थे, तो रो में भी अलग होता है। अब मीडियन, तो मीडियन हम लोग डिस्क्रीट में क्या करते थे, यहाँ पर डिस्क्रीट में ये ध्यान देना है कि हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, तो सबसे पहले यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला जान लीजिए। अगर रो डाटा रहेगा तो रो में तो एफ नहीं मिलेगा, मिलेगा एफ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर एफ गुना नहीं करना है, ओनली यहाँ पर जो है उसी को रहने देना है। एक्स आई में मीडियन जो आप लोग निकाले हैं रो डाटा का, वहाँ पर जो जिस तरीके से था, ठीक है, शुरू में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला था रो डाटा में, वो ला करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्स आई से माइनस कीजिए और सबको जोड़ के बटा में जो नंबर था उससे डिवाइड मार देना है, ठीक है। मतलब देखिए ये सब मैं आपको मुंह से बोलूँगा, मैथ क्या होता है, मैथ मुंह से बोलने वाला चीज़ें नहीं है, उसको जब पहले हाथ में बोर्ड में बना के नहीं दिखाएंगे तब पहले मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला मजबूरी में आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए, है ना। और अभी आप लोग बच्चा थोड़ी है, आप लोग के पास बहुत ज़्यादा दिमाग आ चुका है, ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद से हैंडल कर सकते हैं। डिस्क्रीट डाटा में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है। अब इसमें डिस्क्रीट डाटा किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स आई के साथ साथ एफ आई भी होता है ना, है ना, होता है ना। हाँ, तो डिस्क्रीट डाटा ये हो गया। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है, मीडियन निकाले, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, ध्यान रखें कि यहाँ पर n/2 के जगह पर n+1/2 लेना है, n/2 के जगह पर n+1/2 लेना है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, याद कीजिए, हम लोग जब मीडियन निकाल रहे थे तो वहाँ पर मीडियन का क्या फॉर्मूला होता था, हम लोग जो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई है,
सॉरी एफ आई है, एक्स आई है, जो गिवन में दिया रहता था, ये दो दिया रहता था, हम लोग क्या बोलते थे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना यहाँ पर पड़ता है सी एफ। तो सी एफ कैसे निकलता था, n/2 का आधा करते थे और उसका जस्ट ग्रेटर वैल्यू वो होता था मेरा सी एफ, उसका सीधा में एक्स का वैल्यू सी एफ ये मीडियन होता था। लेकिन यहाँ पर n/2 नहीं करना, यहाँ पर n+1/2 करना और इसका जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखना। हाँ, ये बोलना चाह रहा है ये वाला। तो ये जब मीन डेविएशन निकालते अबाउट मीडियन है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तब वहाँ पर n/2 नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर इसके जगह पर ले लेता है n+1/2। ठीक है, उसके बाद उसका जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखिए सी एफ का लाइन में, और उसका सीधा में जो एक्स का वैल्यू है वो मेरा होता है मीन, वो होता है मीडियन। अब मीडियन को फिर निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए मीन डेविएशन में अबाउट मीडियन में, ये फॉर्मूला में। ठीक है, हाँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ये हो गया, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर है ये वाला समेशन ऑफ एफ आई, और फिर एक्स आई में जो मीडियन निकाले उस तरह करके उसको यहाँ पर पुट कर दिया, और फिर बटा में इस तरह करना है। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। कॉन्टीन्यूस डाटा रो डाटा पता चल गया, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट, डिस्क्रीट डाटा पता चल गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के जस्ट ग्रेटर वाला वैल्यू के सीधा में एक्स का वैल्यू है वो मीडियन हो गया, और फिर उसको मिड डेविएशन के फॉर्मूला में ला करके पुट कर दीजिए। कंटिन्यूस डाटा में क्या करना है, पहले तो मीडियन निकालना है, और कैसे मीडियन निकालेंगे आपको पता है। कंटिन्यूस डाटा में शुरू का जो मैंने आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाया था, मैंने बताया था फॉर्मूला, वहाँ पर जाइए। कंटिन्यूस डाटा में मीडियन का क्या फॉर्मूला था वो जान लीजिए, और ला करके यहाँ पर मीडियन निकल गया, उसको पुट कर दीजिए, एक्स आई से माइनस कीजिए और एफ से गुना कर दीजिए, और बटा में फिर सबको जोड़ के फिर बटा सबको फ्रीक्वेंसी को जोड़ के कर देना है। तो ये हो गया इसका कंटिन्यूस के लिए मीडियन। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए काफ़ी थक चुका हूँ मैं, तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं पूरा बताऊंगा नहीं तब तक आज वीडियो समाप्त नहीं करूंगा। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है डिनोशन सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। ठीक है, स्मॉल सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है रो डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए अलग होता है, कंटिन्यूस डाटा के लिए अलग होता है। तो आपको पता है कि रो डाटा में एफ नहीं होता है, केवल एक्स होता है, एक लाइन में होता है रो डाटा। तो वहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर कर देना है, और बटा में जो संख्या है उससे भागा कर देना है, और अंडर में रूट लगा देना है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रो डाटा। डिस्क्रीट डाटा में एफ आता है तो कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पर एफ गुना कर देना है, और यहाँ पर एन के जगह में हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, जिसको हम लोग कैपिटल एन भी बोलते हैं। देखिए यही फॉर्मूला होने वाला है, देखिए। ठीक है, तो वो तो मेरा था, क्या बोलते हैं, ये निकालते थे, मीन निकालते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस तरीके से यहाँ पर इसका फॉर्मूला कुछ अलग हो जाता है, डायरेक्ट मेथड के लिए, फिर शॉर्टकट मेथड के लिए, फिर स्टेप डेविएशन मेथड के लिए कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में देख लीजिए कि इस तरह से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा एन, एन क्या है समेशन ऑफ एफ आई, और फिर इसमें माइनस कर देना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा एन और इसका ओवरऑल स्क्वायर, और इसमें केवल क्या है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, एफ आई स्क्वायर नहीं है, एक्स आई। यानी इसको आप कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकल गया, मैंने समेशन तो नहीं निकला अभी एफ आई एक्स आई निकल गया। उधर देखिए एक्स आई है ना, फिर एफ आई है ना, फिर एफ आई एक्स आई है ना, फिर क्या कर देना है एफ आई एक्स आई को साथ साथ एक और बार इस एक्स आई को गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई में स्क्वायर चढ़ जाएगा। हाँ, अब इसको लास्ट में समेशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ एफ आई में भी समेशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और ये वाला मेरा कैपिटल एन का वैल्यू हो जाएगा। ये एन माने है क्या, समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये डायरेक्ट मेथड, उसका डिस्क्रीट शॉर्टकट मेथड में डी आई आ जाता है। आपको पता है एक्स आई का जगह बदल करके कौन आ जाता है, डी आई आया। डी आई का फॉर्मूला आपको पता है, डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड नंबर, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड में चल जाता है। यहाँ पर डी का हो जाता है, क्या हो जाता है, डी का एक्स आई माइनस ए बटा एच हो जाता है, ये आपको पता है। तो ये हो गया, देखिए कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, एकदम सेम टू सेम है, खाली एक्स आई की जगह डी आई आ गया, और यहाँ पर एक्स आई की जगह डी आई तो आया है, साथ ही साथ यहाँ पर एक एच भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एच से याद आ जाएगा कि यहाँ पर डी आई का फॉर्मूला में हम लोग केवल एक्स आई माइनस ए नहीं करना है, बटा में एच भी करना है, ये एच को देखकर याद आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वेरिएंस क्या करना है, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाले ना रूट में, उसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, और इधर भी स्क्वायर कर देना। और ये जो समेशन ऑफ ये जो सिग्मा स्क्वायर है ना, इसी सिग्मा स्क्वायर को भी हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, इसी सिग्मा स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस। तो द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो और है क्या, थोड़ा देख लेते हैं, और तो नहीं होगा। हाँ, तो टोटल मैंने आपको क्या क्या समझा दिया आज की वीडियो में। मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में क्या क्या आता है, मीन आता है,
जिसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, मीडियन आता है, और क्या आता है, और क्या आता है, मोड आता है। ये था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आता है, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आता है। और मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन के अंदर में क्या आता है, वो मैंने आपको बताया, रेंज आता है, क्या आता है, उसके बाद कटाइल डेविएशन आता है, QD, फिर क्या आता है, मीन डेविएशन आता है, MD, उसमें दो आता है, X बार, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और फिर क्या बताया मैंने, कटाइल डेविएशन बताया, सॉरी कटाइल डेविएशन नहीं, क्या बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये 4 गो चीज़, 1 2 3 4 गो चीज़ बताया, और उसमें 1 2 3 गो चीज़ बताया। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आया सिग्मा का, जो भी वैल्यू आया बराबर में, उसको भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तो हमेशा रूट में रहेगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो गायब हो जाएगा। तो जो मेरा सिग्मा स्क्वायर है वो उसको बोलते हैं वेरियांस, इसका अलग नाम है। इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो इसका नाम ही बदल जाता है, जिसको बोलते हैं वेरियांस। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। जो भी डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन बनाने समय, मैंने क्वेश्चन बनाते समय क्लियर हो जाएगा वो डाउट, ठीक है। और देखिए घबराने का बात नहीं, इसका PDF का टेंशन लेना ही नहीं है। मैं टेलीग्राम में हर एक जितना अभी तक पढ़ाया हूँ, जितना कोई लेक्चर हो, कोई नोट हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेजा है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो क्या करें, वीडियो तो देख लिए, समझ में आया चाहे नहीं आया कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में इसका फॉर्मूला का PDF ले लीजिए, और जा करके जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, उसका PDF पे जा करके सॉल्व करने बैठ जाइए, और 14 के 14 क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करने के बाद ही उठिए और जा करके खाना पीना करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अगर ये वीडियो अगर हमारे मेहनत पर आपको पसंद आता है, हमारे मेहनत आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो सके, जितना नया नया स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंचेगा, सबको अच्छा लगेगा, वो भी सब्सक्राइब करेंगे, उनको भी पढ़ना मिलेगा। तो देखिए ज्ञान को बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। आपके अंदर में अगर कोई ज्ञान है उसको आप शेयर कर दिए किसी को, तो आपका अंदर में वो वाला चीज़ तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप कोई मन में कोई बात रखे जो किसी को बते भी नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो आप वो वाला चीज़ तो भूल जाते। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है, अगर आपको कोई MCQ क्वेश्चन पता है, ठीक है, इसका आंसर हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को किसी और बंदा के साथ भी उसको पूछेंगे कि बता रहे तुमको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, इस MCQ का, तो वो बोलेगा कि हमको नहीं पता, फिर आप उसको आंसर बता देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आप कभी इस MCQ का आंसर कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, तो ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, वो और बढ़ते जाता है। फिर आपके अंदर में और MCQ याद करने का ललक जाग जाएगा, फिर आप लोग और MCQ याद करेंगे, फिर किसी और से पूछेंगे, फिर वो वाला कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो जो मैंने बताया वो सब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।